पत्रकार साथियों, मैं जो युवाओं का जोश देख लगता है कि आपके पुराना रिकॉर्ड भी आप तोड़ोगे नसीराबाद में। ऐसा जोश और उत्साह आप सब लोगों को लगता। मैं आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी यहाँ के लोगों ने अपना जोश दिखाया था, और अभी नसीराबाद के युवाओं की जोश इस बात का द्योतक लग रहा है कि ये परिवर्तन यात्रा जो राजस्थान के चारों दिशाओं से शुरू हुई है, ये परिवर्तन अश्वमेघ के 4 घोड़े निकले हैं और ये 4 घोड़ों पर राजस्थान की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है कि राजस्थान में न्याय कोई स्थापित कर सकता है, गांव गरीब और किसान के लिए कोई खड़ा रह सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। अभी मैं लांबा जी की बोलने की शैली देख रहा था तो मुझे सांवरलाल जी की याद आ गई। और मैं दावे के साथ लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब युवाओं के जोश, किसानों की ताकत को देखते हुए कह सकता हूं कि अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। उसके पीछे कारण है 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से एक ऐसी सरकार राजस्थान में आ गई जिसने राजस्थान को कलंकित करने का काम किया। एक ऐसी सरकार आ गई जिसने युवाओं के सपनों को रौंदा है, जिसने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जो नारी शक्ति की रक्षा नहीं कर पाई। हमें शर्म आती है जब दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच जाता है। ये वही राजस्थान है, मीरा, पन्ना, पद्मावती, हाड़ी रानी, डालीबाई, अमृता देवी जैसा गौरवशाली इतिहास राजस्थान का, और वहां दुष्कर्म के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच जाए। ऐसे भेड़ियों को तो तुरंत वही सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ तिरछी आंख से देख नहीं पाए। लेकिन ये सरकार क्या कहती है कि दुष्कर्म के 56% मामले फर्जी हैं, और इनका एक मंत्री कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। अरे इन यहाँ के मर्दों ने तो नारी शक्ति की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। नामर्द तो तुम लोग हो जो राजस्थान में हमारी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। आज किसान कल्याण के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इसलिए मित्रों, किसानों की खुशहाली के लिए, युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए, नारी शक्ति की रक्षा के लिए और राजस्थान को विकास के तीव्र गति के लिए आइए आप और हम सब लोग राजस्थान में फिर से कमल खिलाएं। और एक ऐसी सरकार, नकारा, निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनमें से आधे तो अब जेल ही जाने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं सोना निकल रहा है, कहीं नोट की गड्डियां निकल रही है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा होता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है उस पैसे का समुचित सदुपयोग करते हुए जनता के कल्याण के लिए लगाए। लेकिन ये भ्रष्टाचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं मित्रों आप सबके सामने इतनी प्रार्थना करता हूं, ये नहीं भूलना कि ये वही सरकार है जिसने हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया। ताजियों पर तो डीजे बजे और रामनवमी पर प्रतिबंध लगे, ये राजस्थान में नहीं चलेगा। हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगेगा तो जिंदगी भर कांग्रेस पर भी प्रतिबंध राजस्थान में जनता लगाने वाली है। हमारे सनातन को गाली दोगे तो जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि आपका कोई यहां सरकार में आने के लिए। इसलिए मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। फडणवीस जी आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं कि यहां नसीराबाद से कमल खिलाएंगे और
राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। तैयार हैं हम सब लोग? तो एक बार जोरदार जयघोष करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आभार आप सबका। अब मैं आपके सामने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और वहां के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। आदरणीय देवेंद्र जी। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। नसीराबाद की आवाज में दम है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी के लाडले अध्यक्ष, राजस्थान के जुझारू नेता श्री सीपी जोशी जी, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जोगेश्वर गर्ग जी, विशेष रूप से हम सभी के जो चहेते रहे ऐसे किसान नेता सावरलाल जी के सुपुत्र और हमारे विधायक रामस्वरूप लांबा जी, विजेंद्र पुनिया जी, देवी शंकर भुतड़ा जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, परिवर्तन संकल्प यात्रा आज आपके गांव, आपके शहर पहुंची है। हमारे अध्यक्ष जी परिवर्तन यात्रा लेकर निकले तो परिवर्तन तो होकर रहेगा, लेकिन दोस्तों ये केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये केवल एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाना, एक सत्ता को हटाकर दूसरी सत्ता को लाना, एक मंत्री की जगह दूसरा मंत्री लाना, ये केवल मात्र इतना परिवर्तन नहीं है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन केवल सत्ता में नहीं, हम समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए यह परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली है। राजस्थान के गांव में रहने वाला, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा यहां पर निकली है। आज हम सब लोग देख सकते हैं हमारे देश में पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवर्तन लाया, भारत में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। और ये मैं नहीं कहता, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था कहती है कि 14 करोड़ लोगों को इतने कम समय में गरीबी रेखा से लाने का मोदी जी का काम किसानों का हक उन तक पहुंचाती है। हमने देखा एक समय था भारत के कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी कहते थे, मैं दिल्ली से गरीब के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो पूरे 6,000 रुपया किसान के खाते में जाता है। कोई एक नया पैसा किसान का ले नहीं सकता, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकलेगा तो अंतिम आदमी तक 1 रुपया पहुंचेगा, किसान के खाते में पहुंचेगा, महिलाओं के खातों में पहुंचेगा, मजदूरों के खातों में पहुंचेगा।
ये मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया। इसलिए दोस्तों, आज देश के अंदर गरीबों का हक, किसानों का हक, मजदूरों का हक उन तक पहुंचाने वाला नेता अगर कोई है तो हमारे मोदी जी है। आज हम देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया। अरे जिन्होंने पौने 200 साल तक हम पर राज किया, उस ब्रिटेन को, उस इंग्लैंड को भी हमने पिछले साल पीछे छोड़ दिया और उससे भी आगे अब भारत चला गया। इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है। और 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। कोई ये सवाल पूछ सकता है, अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, मुझे क्या मिलेगा? दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो देश में सड़कें बनती है, देश में रेलवे लाइन बनती है, देश में पोर्ट एयरपोर्ट बनते हैं, देश में घर बनते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लोगों के घर पानी आता है, लोगों को घर मिलते हैं, लोगों के शौचालय बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो युवाओं के हाथ को रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, निर्माण होता है। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो देश का विकास भी हो रहा है। आज अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो देश के खजाने में भी पैसा आता है, तो हमारे कल्याण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। इसलिए दोस्तों, इस देश को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज हम देख सकते हैं भारत के को एक ऐसा मकाम मोदी जी के कारण हासिल हुआ। हम सब ने देखा, चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान उतरा और साउथ पोल पर चांद के यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश अगर कोई होगा तो मेरा भारत देश है। ये मोदी जी ने करके दिखाया, हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो जर्मनी नहीं कर पाया, जो फ्रांस नहीं कर पाया, जो चीन भी नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिखाया। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। हमने देखा G20 में मोदी जी ने अगुवाई की और दुनिया के सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पीछे चलते हुए हमारा सीना गर्व से फूलता हुआ हमने देखा। दोस्तों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिला, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये मेरे भारत देश का सम्मान है। आज 9 साल बाद भारत की ओर पूरी दुनिया देखती है कि कल को दुनिया को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो मोदी जी दिखा सकते हैं और भारत दिखा सकता है। इस मकाम पर भारत को लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राजस्थान की परिस्थिति क्या है, अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, राजस्थान भी नंबर 1 पे गहलोत जी ने पहुंचा दिया। राजस्थान भी गहलोत जी ने नंबर 1 पे पहुंचाया, लेकिन नंबर 1 पे किस में? भ्रष्टाचार में नंबर 1, अनाचार में नंबर 1, दुराचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, गैंग वॉर में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, हमारे किसानों को गुमराह करने में नंबर 1। ये राजस्थान की परिस्थिति हमारे गहलोत जी के राज में हमने देखी। मैं तो पूरे राजस्थान में यात्रा के साथ घूम रहा हूं और गहलोत जी के बड़े बड़े पोस्टर दिखते हैं और उस पर लिखा होता है 2030 में राजस्थान नंबर 1 पर, आपका सुझाव दीजिए। अब जाकर कल चुनाव है और अब हमारे गहलोत जी की नींद खुली और 2030 के लिए आपको सुझाव मांग रहे हैं। भाई साहब, एक ही सुझाव उनको भेज दो, गहलोत जी राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। बस इस चुनाव में आप बाजू हट जाओ, आप घर पर बैठ जाओ, मोदी जी के हाथ में राजस्थान सौंप दो, राजस्थान अपने आप नंबर 1 पे चला जाएगा। ये गहलोत जी को बताने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमने देखा जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, मोदी जी के साथ राज्य की सरकार चलती है तो बड़ी तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन मोदी जी प्रयास करते हैं राजस्थान को ऊपर ले जाने का
और गहलोत जी का इंजन उसको नीचे खींचता है, न गाड़ी ऊपर जाती है न गाड़ी नीचे जाती है, गाड़ी वही के वही अटक जाती है। लेकिन विचार कीजिए, मोदी जी के इंजन के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री का इंजन भी उसी दिशा में चला जाए तो राजस्थान किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और किस प्रकार से विकास का मंजर यहां पर देखने को मिलेगा। आज देखिए, मोदी जी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया हर घर जल में दिया, लेकिन सारा का सारा पैसा गहलोत जी की सरकार खा गई और डकार भी लेने को तैयार नहीं। ये अवस्था राजस्थान की आई है, इसलिए ये जागने का वक्त है। आज देखिए, एक नई अलायंस तैयार हुई है, एक इंडिया अलायंस के नाम से इन्होंने अलायंस तैयार किए। ये सारे के सारे लोग किन विचारों के लोग हैं? वहां पर इनके अलायंस का स्टालिन वो कहता है, हमारा जो 10,000 साल पुराना सनातन धर्म है, वो स्टालिन कहता है, कांग्रेस का साथी स्टालिन कहता है, सनातन तो ये डेंगू मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे, जो कर्नाटक में वहां का मिनिस्टर है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता, लेकिन आज उन मंसूबों को समाप्त करना पड़ेगा, उन इरादों को समाप्त करना पड़ेगा जो मंसूबे और इरादे सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी, तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया, तुम समाप्त हो जाओगे लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं सारे के सारे लोगों से, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की धरती है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे धर्म को, हमारे देश को सुरक्षित रखा। अगर वो नहीं होते तो हम अपने आप को सनातनी हिंदू नहीं कहला सकते, हम में से कोई हिंदू नहीं होता, ये हालत हमारे देश की हो जाती। और इसलिए महाराणा प्रताप की धरती पर बसने वाले तमाम लोगों से निवेदन करने आया हूं, ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है, ये परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ये परिवर्तन अगर आप नहीं ला पाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको पूछेगी। जिस समय परिवर्तन की मांग हो रही थी, जिस समय राजस्थान पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय सनातन पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय दुराचारी ये सत्ताधीश हो रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? तो उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का केवल स्वागत मत कीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन की बेला अब हमारे सामने है, उसमें परिवर्तन कीजिए और मोदी जी के साथ चलने वाला राजस्थान आप सब मिलकर तैयार कीजिए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।